अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। I2 molecule dissociate into atoms after absorbing light of 4500 एंगस्ट्रॉम। ये मेरे पास एक I2 मॉलिक्यूल है। इस I2 मॉलिक्यूल में ये क्या है? एक बॉन्ड है, और बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, किसी बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए, ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ I2 इज 240 किलो जूल पर मोल। क्या गिवन है? ये बॉन्ड एनर्जी। ठीक है। अब इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अपन ने इसके ऊपर एक फोटोन इंसिडेंट करवाया। अपन ने क्या किया? एक फोटोन इंसिडेंट करवाया। फोटोन की एनर्जी क्या होती है? एच न्यू या hc बाई लैम्डा। फोटोन की एनर्जी क्या होती है? एच न्यू या hc बाई लैम्डा। अब एक बात बताओ, इसको ब्रेक करने के लिए ये जो एनर्जी है, ये कम से कम कितनी होनी चाहिए? जितनी इनकी बॉन्ड एनर्जी है उतना तो होना ही चाहिए कम से कम उसकी एनर्जी, तभी तो ब्रेक हो पाएगा। अगर मान लो इसको ब्रेक होने के लिए 50 जूल चाहिए और आपने जो फोटोन इंसिडेंट करवाया उसकी एनर्जी 30 जूल है, 50 जूल तो ब्रेक होने में ही चाहिए। आपने 30 जूल का फोटोन इंसिडेंट करवाया, तो क्या ये ब्रेक हो पाएगा? नहीं। 50 जूल चाहिए और 50 जूल का फोटोन पुट किया तो ब्रेक हो जाएगा। 50 जूल ब्रेक होने के लिए चाहिए और आपने 80 जूल का फोटोन वहां पुट किया। 50 जूल ब्रेक होने के लिए चाहिए, 80 जूल का फोटोन इंसिडेंट करवाया, तो क्या होगा? 50 जूल आउट ऑफ 80 जूल, 50 जूल तो उसको ब्रेक करने में काम आ जाएगी। बाकी जो 30 जूल बचेगी, वो जो दोनों आयोडीन एटम है, ये ब्रेक होने के बाद में ऐसे ऐसे हो जाएंगे। अरे बॉन्ड ब्रेक होने के बाद अलग अलग हो जाएगा। 80 में से 50 से तो बॉन्ड ब्रेक हो गया, बाकी कितना बचा? 30 इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो बताओ हर एक एटम को कितनी मिलेगी? 15 और 15। ये 15 जूल क्या है? ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये इनकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। 50 जूल तो ब्रेक होने में काम आएगी और बाकी एनर्जी इनकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब बाकी एनर्जी लेकर ये वहां से रवाना हो जाएंगे, कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। इसका मतलब इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। कुछ एनर्जी तो इसकी बॉन्ड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और बाकी बची हुई एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। समझ आई क्या बात बेटा? अच्छा जी, अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। I2 मॉलिक्यूल डिसोसिएट इनटू एटम्स। I2 मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल है? एक मॉलिक्यूल। I2 मॉलिक्यूल मतलब एक मॉलिक्यूल। डिसोसिएट इनटू एटम्स आफ्टर एब्जॉर्बिंग लाइट ऑफ दिस वेवलेंथ if one photon of radiation is absorbed by each molecule। यानी हर एक मॉलिक्यूल एक फोटोन एब्जॉर्ब करता है। बोले तो 1 मॉलिक्यूल 1 फोटोन, 10 मॉलिक्यूल 10 फोटोन, 100 मॉलिक्यूल 100 फोटोन। यानी एक मॉलिक्यूल कितना एब्जॉर्ब करेगा? एक फोटोन। देन कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयोडीन एटम। देन कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ
आयोडीन एटम। अब ये एक मॉलिक्यूल की बात चल रही है, फिर आप ढंग से इसकी बॉन्ड एनर्जी देखो। बॉन्ड एनर्जी मुझे पर मॉलिक्यूल दे रखी है या पर मोल दे रखी है? बॉन्ड एनर्जी जो अपने को दे रखी है वो पर मोल दे रखी है। एक मोल में कितना मॉलिक्यूल होता है? Na मॉलिक्यूल। अरे एक मोल का मतलब क्या होता है? Na मॉलिक्यूल। चलो, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करता हूं। भाई एक मोल की दे रखी है, एक मोल मतलब Na मॉलिक्यूल की दे रखी है और एक मॉलिक्यूल की पता करनी है, तो यूनिटरी मेथड से पता कर सकते हैं। इफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ 1 मोल और Na molecule of iodine 240 kilojoule, 240 kilojoule, then bond energy for 1 molecule of I2 240 डिवाइडेड बाई Na। Na कितना होता है? किलो जूल। किलो मतलब कितना होता है? 1000। तो ये क्या आ जाएगा? जूल। ठीक है, इसे अपन थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? देखो, ये 4 जीरो ऊपर है और नीचे है 23, तो 4 जीरो से 23 कटेगा तो कितना बचेगा नीचे? 19। तो और ये कितना आ जाएगा? 4 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल। ये एनर्जी क्या है? एक आयोडीन मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करने में जितनी एनर्जी चाहिए उसकी बॉन्ड एनर्जी है। अच्छी बात है। एक काम करते हैं, अपन एनर्जी ऑफ फोटोन कैलकुलेट कर लेते हैं। फोटोन की एनर्जी या तो एच न्यू या एच सी बाई लेमडा, या तो एच म्यू या एच सी बाई लेमडा। एच, अच्छा ये जूल में है तो ये भी किस में कैलकुलेट करूंगा? जूल में। एच इंटू सी की वैल्यू जूल में पता है आपको? 2 इंटू 10⁻⁻25, 2 इंटू 10⁻⁻25 जूल, -25 जूल। ये जूल में आ जाएगा। ये है 4500 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन कितना होता है? 10⁻⁻10। अब इसे सोल्व करते हैं अपन। देखो, ये -10 से -25 कैंसिल आउट, कितना बचेगा ऊपर? माइनस का 15। फिर 2 जीरो और हैं, यानी फिर 100 का डिवाइड करना है, 10⁻⁻17। अरे यार ऐसे कर लो, यहां 2 जीरो से ये कैंसिल आउट कर लो, माइनस का 8 बचेगा, और माइनस के 8 से कैंसिल आउट करोगे तो माइनस का 17 बचेगा। 2/45 इंटू 10⁻⁻17। अभी तो डिवाइड होगा ही नहीं, 20 में डिवाइड होगा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, 200 में डिवाइड हो जाएगा, कुछ ना कुछ 1 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ आएगा। 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 से डिवाइड करना भी बनता है, तो मैंने लिख दिया 10⁻⁻²। ये 2 पावर प्लस की है तो ये 2 पावर माइनस की, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना आएगा? ये आएगा, किससे कैंसिल आउट हो जाएगा? ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 ये आ जाएगा 40 और 5 9 जा, इंटू 10⁻⁻19। थोड़ा सोल्व करो, कितना आएगा ये? 9 4 पॉइंट, फिर 4 बचेगा, 4.44 चलता जाएगा, इंटू 10⁻⁻19 जूल।
बेटा इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है 4.4 और ब्रेक होने के लिए चाहिए 4, यानी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी जितनी चाहिए उससे ज्यादा है। इसका मतलब वो ब्रेक हो जाएगा और कुछ बच भी जाएगी। तो अब एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी 4.4 10⁻⁻⁻19 4 इंटू 10⁻⁻⁻19 प्लस काइनेटिक एनर्जी। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयोडीन एटम, यानी पर एटम की काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, पर एटम की। तो आप मुझे बता सकते हैं ये काइनेटिक एनर्जी कितने आयोडीन एटम की होगी? अरे तो 2 आयोडीन एटम की होगी ना यार। अरे कितना तो समझाया यार कि ये इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी में कुछ तो इसको ब्रेक करने में काम आ जाएगी, बाकी इनके काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी तो इन दोनों को मिलेगी ना यार। और वो तो पर एटम की काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। तो यानी ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये एक एटम की नहीं है, ये 2 एटम की है। तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से ये इधर चला जाएगा, कितना बचेगा? 0.4 इंटू 10⁻⁻19 और फिर 2 का डिवाइड भी हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 0.2 इंटू 10⁻⁻19। तो यह आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी 0.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और बेटा ये जो आया है ना, ये क्या एनर्जी आई है? पर एटम। अरे इसका मतलब क्या है? ये कितने एटम की है? 2 एटम की। पर अपने से तो पर एटम की पूछी है, इसलिए 2 का डिवाइड करना बनता है। तो ये इसका फाइनल आंसर। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने आपको शुरू में समझाया था कि आपको ब्रेक करने के लिए चाहिए 50, आप दे रहे हो 80। ब्रेक करने के लिए 50 और दे रहे हो 80, तो बाकी 50 से तो ब्रेक हो जाएगा, बाकी कितना बचा? 30। 30 क्या है? 2 एटम की काइनेटिक एनर्जी, तो एक एटम की कितनी हो जाएगी? 15। ठीक है, तो इसलिए अपन ने 2 का डिवाइड कर लिया, नोट कर लिया। इसमें कंफ्यूजन जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो काइनेटिक जो बचेगी ना एनर्जी, वो दोनों एटम की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो आपने तो पर एटम पूछा है, तो अगर 2 की काइनेटिक एनर्जी इतनी है तो 1 की कितनी हो जाएगी? डिवाइड बाई 2। हो गया? हाँ जी। नेक्स्ट, इसमें अगला पॉइंट आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
अपन तो केवल इसकी हेडिंग लिखेंगे बस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। PEE, ये किसने दिया था? आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने दिया था। क्या बताता है ये? पार्टिकल नेचर ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ पार्टिकल। किसी भी छोटे पार्टिकल के पास दो नेचर होते हैं, वेव नेचर ऑफ और पार्टिकल नेचर। तो ये पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है, पर ये अपन नहीं पढ़ेंगे, ये आप कहां पढ़ोगे? फिजिक्स में। ठीक है, चलो। मतलब कोई भी सब्सटेंस है ना, सब्सटेंस या पार्टिकल, उसके दो नेचर होते हैं, एक उसका पार्टिकल नेचर, एक उसका वेव नेचर। तो उसका पार्टिकल के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करेगा। जैसे प्लैंक आपने पढ़ा ना, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्या कहता है? जब कोई भी एनर्जी सोर्स जो एनर्जी इमिट करता है, वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में करता है। एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में करता है। क्या तकलीफ है तुम दोनों के साथ? हमारे का क्या तकलीफ है तुम्हारे साथ? मजाक चल रही है क्लास में कोई? जब भी कोई एनर्जी सोर्स एनर्जी इमिट करता है तो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में करता है, कंटिन्यूअस एनर्जी इमिट नहीं करता है। कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज की ही एनर्जी इमिट करता है, 1 जूल, 10 जूल, 19 जूल, 40 जूल, 80 जूल, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में। ठीक है, एक होता है, देखो जैसे एक होता है वन ऑन वन कॉलिजन। जैसे मैं यहां से एक रस्सी लूं, रस्सी का एक बंच बनाऊं और बंच बना के फेंक के मारूं, तो मैंने जब वो बंच बना के फेंक के मारा तो वो किसी एक के लगेगा। लेकिन अगर मैं वहीं उस रस्सी को फैला लूं, अगर फैला लूं और फिर हंटर की तरह चलाएं उसे, तो वो हंटर की तरह चलाएंगे तो वो एक कंटिन्यूअस वेव की तरह नजर आएगी। गुच्छा बना के मार रहा हूं तो वो पार्टिकल नजर आ रहा है, हंटर की तरह बना के चला रहा हूं तो वो एक वेव नजर आ रही है। अरे है तो वही रस्सी ना, सेम, लेकिन दोनों तरह से बिहेव कर रही है, वो पार्टिकल की तरह भी और वेव की तरह भी। तो ये आइंस्टीन क्या बताता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू? पार्टिकल का पार्टिकल नेचर। ठीक है, अभी कैसे बताता है ये फिजिक्स में पढ़ लेना, अपने को ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे अपन इसको। हाँ जी बच्चों, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर के एटॉमिक मॉडल से पहले अपन दो एटॉमिक मॉडल पढ़ चुके हैं। एक थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या था? प्लम पुडिंग वाला या वाटरमेलन वाला। ठीक है, और एक था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया? न्यूक्लियस की रेडियस, न्यूक्लियस का वॉल्यूम, न्यूक्लियस की डेंसिटी, ये सब कैलकुलेट करें। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल, और ये काफी टाइम लगता है इसमें। अब थोड़ा समझो इसको।
सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए बोहर ने एक एटॉमिक मॉडल दिया। यही इसका ड्रॉबैक भी हो गया कि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक के बारे में ये बात ही नहीं करता, ये बात करता है केवल सिंगल इलेक्ट्रॉनिक की। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हाइड्रोजन के बारे में बात करेगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, यानी 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हीलियम के बारे में बात नहीं करेगा, ये हीलियम प्लस के बारे में बात करेगा। हीलियम के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हीलियम प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन, तो हीलियम प्लस के बारे में करेगा। ये लिथियम के बारे में नहीं करेगा क्योंकि उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये लिथियम प्लस 2 के बारे में करेगा क्योंकि 3 में से 2 लूज कर दोगे तो कितना बचेगा, 1। ये सोडियम के बारे में बात नहीं करेगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, फिर सोडियम प्लस 10 के बारे में बात करेगा, प्लस 10 के बारे में। हम 11 में से 10 गए तो कितना बचा हुआ। तो पहली बात, ये सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए मॉडल एप्लीकेबल है। चलो, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम प्लस 2 एक्सेट्रा, बोहर प्रोवाइड्स एन एटॉमिक मॉडल। ठीक, अब बात करते हैं बोहर क्या कहता है। According to this model, when an electron moves in a circular path, then simultaneously, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है, अब एक बात सोचो, जैसे वो ना, वो अपन एक रस्सी ले, रस्सी से एक पत्थर अटैच करें और उस रस्सी को ऐसे घुमाएं। जब अपन उस रस्सी को ऐसे घुमाते हैं तो वो रस्सी ना अंदर की तरफ आती है ना बाहर की तरफ जाती है, उसी सेम सर्कुलर पाथ में मूव करती रहती है। यस और नो? अब ये समझ नहीं आ रहा कि सेम सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, क्यों? जब वो रस्सी अपन ऐसे घुमा रहे होते हैं तो वो रस्सी ऐसे खींची हुई सी रहती है, ऐसे लूज नहीं रहती वो रस्सी। समझ में आ रही है ना बात? जब भी घुमाते हैं तो इसका मतलब रस्सी अगर खींची हुई है तो उसमें एक फोर्स होगा, टेंशन फोर्स। तो उस रस्सी में अंदर की तरफ लग रहा है टेंशन फोर्स, अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, फिर भी पत्थर अंदर नहीं आ रहा, गजब हो रहा है, फिर भी पत्थर अंदर नहीं आ रहा। इसका मतलब कोई तो है जो उस फोर्स को बैलेंस कर रहा है और जो बाहर की तरफ लग रहा है, ताकि अंदर की तरफ वाला फोर्स का बैलेंस होगा जब फोर्स कहां लगे, बाहर की ओर भी। और दोनों फोर्स क्या लगे, इक्वल मैग्नीट्यूड के, क्योंकि ना वो अंदर आता ना वो पत्थर बाहर जाता। समझ तो आ रहा है तुम्हें? ऐसे रस्सी से पत्थर बांध के घुमाते हैं तो, ठीक है, धागे से पत्थर बांध के घुमाते हैं तो सेम पाथ में रोटेट करता है। इसका मतलब जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है वहां हमेशा 2 फोर्स लगते हैं, हमेशा। बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है वो फिक्स होता है, उसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं उसे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो क्या होता है, mv²/r। बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है वो फिक्स होता है, mv²/r, इसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ये मूविंग पार्टिकल में लगेगा ऑब्वियसली, स्टेशनरी पार्टिकल में तो v कितना हो जाएगा, 0, तो फोर्स ही कितना हो जाएगा, 0। चलो, तो उस पत्थर में अंदर की तरफ लगता है टेंशन फोर्स, बाहर की तरफ लगता है mv²/r। आपने कभी सर्कस देखा? सर्कस में वो एक मौत का कुआं होता है, पिंजरा, लोहे का सा पिंजरा होता है, उस पिंजरे में वो बाइक वाला बाइक चला रहा होता है। एक कंडीशन है ना, ऐसे 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 रोटेट कर रहा होता है बाइक को। एक कंडीशन ऐसी आती है जब वो ऐसे रोटेट करता है, पहिए ऊपर की तरफ होते हैं, वो नीचे की तरफ होता है, लेकिन गिरता नहीं है, क्योंकि वो भी क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है। पिंजरा स्फेरिकल होता है लेकिन उसका पाथ सर्कुलर होता है, वो पूरे पिंजरे में एक साथ थोड़ी मूव करता है, वो किसी न किसी पाथ को ही फॉलो करेगा। अभी ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, किसी न किसी सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। और जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मोशन करता है उसमें 2 फोर्स लगते हैं हमेशा, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। अंदर वाले फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स,
बाहर वाले को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, बाहर वाला फोर्स हमेशा फिक्स होता है, mv² होना। अंदर वाला फोर्स अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होता है। जैसे रस्सी में टेंशन फोर्स, वहां मौत उस पिंजरे के अंदर नॉर्मल फोर्स का एक फैक्टर होता है अंदर की तरफ। अभी नॉर्मल फोर्स क्या होता है, ये फिजिक्स में पढ़ोगे आप, एनएलएम जब पढ़ोगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह पढ़ते हो वहां पर। ठीक है, अपन चलो छोड़ो, अपन यहां बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। न्यूक्लियस में कौन है, प्रोटॉन, यहां कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। यानी इस इलेक्ट्रॉन पर एक तो फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, इस इलेक्ट्रॉन पर एक तो फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एक फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, उसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, mv²/r। ये दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, वरना अगर अंदर का फोर्स ज्यादा होता तो वो धीरे धीरे पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाता। अरे वो आपको याद है मैक्सवेल क्या कह रहा था, मैक्सवेल यही तो कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करता 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 धीरे धीरे कहां आ जाना चाहिए, न्यूक्लियस में आ जाना चाहिए। फिर बोर समझाता उसके, अरे भाई ढंग से सुन, पढ़ा कर ढंग से, कि जब भी वो सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा वहां दो फोर्स लगेंगे, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, एक सेंट्रीपिटल टुवर्ड पी टुवर्ड्स द पॉइंट, पी से पॉइंट सेंट्रीपिटल, और एक बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल। दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। इक्वल मैग्नीट्यूड में होगा तभी ना अंदर आएगा ना बाहर जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, according to this model, when an electron move in a circular path, then simultaneously two forces works on it, which are equal in magnitude and opposite in direction. पहला सेंट्रीपिटल, यहाँ कौन सा फोर्स है अंदर की तरफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ये टुवर्ड्स द सेंटर। दूसरा कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये कौन सा होता है, आउटसाइड द सेंटर, बाहर की तरफ फिक्स होता है, तो mv²/r। दोनों फोर्स क्या होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो मैंने दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल कर दिया। अंदर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, K(Q1Q2)/r²। K(Q1Q2)/r²। बाहर की तरफ कौन सा फोर्स है, mv²/r। एक r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, एक r बचेगा नीचे की तरफ। r क्या है, सर्कल की रेडियस। यहां कौन से दो चार्ज हैं, दो चार्ज कौन से, एक तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और एक न्यूक्लियस का चार्ज। न्यूक्लियस में किसका चार्ज, प्रोटॉन का। न्यूक्लियस में किसका चार्ज, प्रोटॉन का। न्यूट्रॉन तो चार्जलेस होता है। अच्छा, कितने प्रोटॉन होंगे अंदर, जितना एटॉमिक नंबर होगा। तो मैं मान लेता हूं कि एटम का एटॉमिक नंबर Z है, तो प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा, Z। एक प्रोटॉन का चार्ज किसके बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो Z प्रोटॉन का चार्ज किसके बराबर हो जाएगा, Z इलेक्ट्रॉन के। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लेट एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू Z, उतना ही क्या हो जाएगा, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कितना हो गया, Z। एक प्रोटॉन का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो Z प्रोटॉन का चार्ज Z इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो Q1 तो किसका चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए इसका चार्ज हो जाएगा माइनस का E। Q2 किसका चार्ज होता है, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। लेट एटॉमिक नंबर इक्वल टू Z, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी Z हो जाएगा। तो Q2 क्या हो गया, चार्ज ऑफ Z प्रोटॉन, ये क्या हो जाएगा, प्लस ZE, प्लस ZE। सही बात है ना। प्लस क्यों आया, समझ गए क्या, क्योंकि प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज। K एक कांस्टेंट है, K क्या है, एक कांस्टेंट है। इस K की जो वैल्यू होती है ना, K, मैं K के बारे में बता देता हूं। यहां ये जो K होता है
ये कांस्टेंट होता है। इस k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। 9 इंटू 10⁻⁹ ये किस यूनिट में होती है? MKS, या इसे ही क्या बोलते हैं? SI यूनिट। तुमको तो आइडिया है क्या इन यूनिट्स का? और इसी k की वैल्यू होती है 1 किस यूनिट में? CGS। CGS का मतलब क्या होता है? अरे लेंथ सेंटीमीटर में हो, मास ग्राम में हो और टाइम सेकंड में हो। MKS का मतलब लेंथ मीटर में हो, मास केजी में हो और टाइम सेकंड में हो। तो इस k की वैल्यू ये होती है और MKS में और CGS में कितनी होती है? 1। बहुत बार आपको k वहां मिलता ही नहीं है। k नहीं मिलता है, इसका मीनिंग पता है क्या है? कि उसमें CGS के अंदर k की वैल्यू 1 पुट कर दी और 1 पुट करके उसे हटा दिया। ठीक है, तो ये k की वैल्यू होती है। चलो अब थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं। एक r से r कैंसिल आउट हो जाएगा तो नीचे केवल एक r बचेगा, नीचे केवल एक r बचेगा। तो k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो q1 कितना? इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस का ही, q2 प्रोटॉन का चार्ज प्लस का ZE, एक r बचा और इधर mv स्क्वायर अपॉन r, तो एक r कट गया था। तो यहां से अच्छा मैग्नीट्यूड से बाहर हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव वैल्यू। तो ये आ जाएगा k z e इंटू ई, क्या हो जाएगा? e स्क्वायर। k z e स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू क्या हो गया? mv स्क्वायर। एक तो पहली एक कंडीशन क्या कह रहे हो? अरे जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी, उसका मास। कौन है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? वेलोसिटी अपन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्या यहां तक समझ आ गया आपकी? क्या बोला बोहर ने? अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर पाथ में रोटेट करना करता है तो उसमें साइमल्टेनियसली दो फोर्स वर्क करते हैं, एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ। इसीलिए वो अंदर की तरफ नहीं आता। जो मैक्सवेल कहता है कि वो अंदर की तरफ आके गिर जाना चाहिए, इसलिए नहीं गिरता वो। चलो पहली इक्वेशन तो ये आई। एक दूसरी बात और, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है कि अगर कोई, अच्छा v क्या होता है? v वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है वो? मोमेंटम। मास इनटू वेलोसिटी को बोलते हैं मोमेंटम। ये होता है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। और अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसमें लीनियर मोमेंटम तो नहीं आएगा। अब यहां एंगुलर मोमेंटम आता है क्योंकि वो एंगल चेंज कर रहा है कंटीन्यूअस। क्या चेंज? जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो क्या चेंज कर रहा है? एंगल। जैसे यहां से ये एक्स एक्सिस है तो ये एंगल 0 है। अब जब वो यहां से यहां पहुंच गया तो ये 45 हो गया, जब वो यहां से यहां पहुंच गया तो ये 90 हो गया। तो अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसके लिए लीनियर मोमेंटम नहीं आ सकता, उसके लिए एंगुलर मोमेंटम डिफाइन होता है। लीनियर मोमेंटम को अगर सर्कुलर पाथ की रेडियस से मल्टीप्लाई कर दोगे, लीनियर मोमेंटम को सर्कुलर पाथ की रेडियस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसे बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो क्या हो गया? mvr। दोबारा, v क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? मोमेंटम। और जिस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है अगर उसकी रेडियस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो mv इंटू r, ये क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम। आया समझ में? एंगुलर मोमेंटम। बोहर कहता है अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में मूव करना चाहता है, क्या तबीयत ठीक नहीं है आपकी बेटा? तबीयत ठीक है कि नहीं है? तबीयत ठीक है तो ढंग से बैठ के पढ़ो, मजाक नहीं चल रहा, क्लास चल रही है। और तबीयत ठीक नहीं है तो बाहर जाके बैठ जाओ।
अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में मूव करना चाहता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के इक्वल होना चाहिए। अगर कोई पार्टिकल किसी, सेकंड कंडीशन बता रहा है बोर्ड, अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में मूव करना चाह रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के इक्वल होना चाहिए। अब ये कहां से आया, बोहर नहीं समझा पाया इसको। बोहर का सेकंड ड्रॉप है, बोहर के एटॉमिक मॉडल का पहला तो क्या था, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, और सेकंड उसने ये इक्वेशन कहां से आई इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया। फिर आगे एक साइंटिस्ट आएगा डी ब्रोगली, उसे डी ब्रोगली ने इसे प्रूव किया था, ठीक है, इसने तो केवल इसको यूज किया था। तो दो कंडीशन है बोहर के अकॉर्डिंग, पहला अगर कोई सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो अंदर का फोर्स बाहर का फोर्स इक्वल होता है, एक तो कंडीशन वहां से आई। दूसरा, अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर होना चाहिए। h क्या होता है, लेंथ कांस्टेंट, 2 होता है, पाई होता है, n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में n की वैल्यू 1, सेकंड ऑर्बिट में n की वैल्यू 2, थर्ड ऑर्बिट में n की वैल्यू 3, इस तरह 1 2 3 4 5। तो according to Bohr, if an electron want to rotate in a circular path, then its angular momentum must be a whole multiple, मतलब h/2π का एक मल्टीपल होना चाहिए। मल्टीपल मतलब या तो 1 into h/2π या 2 into h/2π या 3 into h/2π। तो h/2π का कोई ना कोई मल्टीपल हुआ कि नहीं हुआ हो भाई, या तो आप एक रोटी खाओगे, 2 खाओगे, 3 खाओगे, 4 खाओगे, यानी आप जो भी रोटी खाओगे मान लो तो 1 के मल्टीपल में खाओगे कुछ ना कुछ। सही बात है क्या भाई? तो ये h/2π का कोई ना कोई मल्टीपल होना चाहिए। इट मींस, अच्छा अगर कोई वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू का कोई ना कोई मल्टीपल हो तो इसे बोलते हैं कि वो क्वांटिटी क्या है, वो क्वांटाइज्ड है। क्या है? क्वांटाइज्ड। अब नए नए वर्ड्स आ रहे हैं क्योंकि तुम 11 पहली बार ही पढ़ रहे हो, है ना भाई? तो नई नई चीजें सीखोगे ना। क्वांटाइज्ड क्या होता है? क्या होता है क्वांटाइज्ड? याद करो, ऑयल ड्रॉप पढ़ा था आपने, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप का जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का कोई ना कोई मल्टीपल होता है। अगर ऑयल ड्रॉप पर एक इलेक्ट्रॉन आया तो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, अगर 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हुए तो 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, अगर 10 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हुए तो ऑयल ड्रॉप का चार्ज क्या होगा? 10 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। यानी ऑयल ड्रॉप का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का कोई ना कोई मल्टीपल। एक दिन में मैं जो लेक्चर लेता हूं, या तो 1 लेता हूं, या 2 लेता हूं, या 3 लेता हूं, या 4 लेता हूं, या 5 लेता हूं, यानी मैं जो लेक्चर लेता हूं वो 1 का कोई ना कोई मल्टीपल है। 1 का कोई ना कोई मल्टीपल। समझ आ गई बात? इसका मतलब नंबर ऑफ लेक्चर क्या हो गए? क्वांटाइज्ड हो गए। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2π का कोई ना कोई क्या होता है? कोई ना कोई मल्टीपल होता है। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम एक पर्टिकुलर वैल्यू का कोई मल्टीपल है, हाँ या ना? h/2π का कोई मल्टीपल है, यस और नो? तो या एंगुलर मोमेंटम या तो 1 into h/2π होगा, या 2 into h/2π होगा, या 3 into h/2π होगा। अरे फर्स्ट ऑर्बिट में 1 into h/2π, सेकंड ऑर्बिट में 2 into h/2π, 10th ऑर्बिट में 10 into h/2π। तो h/2π का मल्टीपल है कि नहीं, मुझे बताओ। तो अगर कोई भी क्वांटिटी किसी पर्टिकुलर वैल्यू का कोई मल्टीपल हो तो उसे क्या बोलते हैं? क्वांटाइज्ड। आएगा समझ में तुम्हारे? ठीक है। तो इट मींस एंगुलर मोमेंटम इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो अब ये दो n क्या हो गया? नंबर ऑफ ऑर्बिट, n 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट ऑर्बिट को बोलते हैं k, सेकंड को बोलते हैं l, थर्ड को बोलते हैं m, फोर्थ को बोलते हैं n। आगे तो एबीसीडी आनी चाहिए आपको, k l m n o p q r s t, इस तरह से।
ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा वो नंबर रखना है। हाँ जी बेटा, हाँ जी, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन इसने बताई, आप इतना नोट करें। हो गया क्या इतना नोट? आगे नोट करें। अकॉर्डिंग टू बोहर, if an electron
अरे मैग्नीट्यूड की वजह से वो माइनस बाहर नहीं आया। मैग्नीट्यूड का मतलब हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होता है। नेगेटिव नहीं हो सकता। नहीं हो सकता बेटा, मैग्नीट्यूड का मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू होता है हमेशा। प्लस इंटू माइनस तो माइनस ही होता है ना। मैग्नीट्यूड की वजह से वो वैल्यू पॉजिटिव आई है। आपने लिखा है टू फोर्सेस अपोजिट इन डायरेक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड। एन क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। क्या है? फॉर्मूला में एनवीआर। ये तो वो भी नहीं समझा पाया जिसको अपन पढ़ रहे हैं। यही तो ड्रॉबैक है इसका। उसने बताया एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, वो NH/2 के इक्वल होना चाहिए। अब ये कैसे आया ये वो नहीं समझाया। चलो अब आगे देखते हैं। अब अपने पास दो इक्वेशन आ गई। इन इक्वेशन की हेल्प से अपन बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे। तो ये सेकंड पॉइंट नोट कर लो फटाफट। अब इसके आगे देखते हैं। देखो पहला पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। कौन सी रेडियस? जिस सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट की रेडियस तो अपन ने पहले भी पढ़ी है, जो रदरफोर्ड ने बताई थी। वो न्यूक्लियस की रेडियस थी और ये ऑर्बिट की रेडियस है। ऑर्बिट की रेडियस। चलो कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। दो इक्वेशन, पहला के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर, ये इक्वेशन 1, और एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। मुझे रेडियस कैलकुलेट करनी है तो मैंने एक काम किया, यहां से v की वैल्यू कैलकुलेट करी। तो यहां से v कितना आ जाएगा? m इंटू आर, जो मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो यहां से v आया NH/2 पाई mr। उस v की वैल्यू मैंने इस फॉर्मूले में यहां पुट कर ली। सेकंड इक्वेशन से v पुट कैलकुलेट किया और फर्स्ट में पुट किया। ठीक है, तो यह आया के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू m। अच्छा मुझे v थोड़ी पुट करना है, मुझे क्या पुट करना है? v स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करो, क्या आएगा? n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। तो वैल्यू मैंने यहां पुट करी। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? एक r से r कैंसिल, एक m से m कैंसिल। सही बात है ना? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? वहां सेकंड इक्वेशन से v की वैल्यू कैलकुलेट करी और फर्स्ट में पुट करी। ओके,
जब यहां पर, अच्छा जी अब सुनो, अब मुझे करना क्या था, मुझे तो रेडियस कैलकुलेट करनी थी। तो यहां से r कटा तो एक r तो बचा ना यहां पर, तो उस r को मैं एक साइड ले गया और बाकी सबको एक साइड ले आया। तो r चला गया उधर और ये k z e स्क्वायर कहां आ जाएगा, नीचे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो r आ गया इधर और n स्क्वायर h स्क्वायर, ये रहा 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, एक m कैंसिल आउट हो गया तो एक m ये बचा और वो k z e स्क्वायर कहां आ जाएगा, नीचे। आया समझ में? अब यहां, हाँ है ना, अब यहां से n क्या होता है, ऑर्बिट नंबर, तो वेरिएबल होगा कि कौन से ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, फर्स्ट में कर रहा है, सेकंड में कर रहा है, फोर्थ में कर रहा है, नाइन्थ में कर रहा है। एक तो n वेरिएबल है और z होता है एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन है, हीलियम प्लस है, लिथियम प्लस 2 है, कौन सा एटम है, सबका z अलग अलग होता है। तो n को छोड़ दो और z को छोड़ दो, बाकी सारे कांस्टेंट है। h प्लैंक कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट, k की वैल्यू में बता चुका हूं, k कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट, सब कांस्टेंट है। इन सब कांस्टेंट की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली तो कितनी आई, वो आई 0.529 एंगस्ट्रॉम। और यहां से क्या बचा था, ऊपर से n स्क्वायर और नीचे से क्या बचा था, z। बाकी सारे कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करी तो रेडियस आती है किसी ऑर्बिट की 0.529 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो रेडियस किसके प्रोपोर्शनल है, n स्क्वायर अपॉन z के, ये तो कांस्टेंट है n स्क्वायर अपॉन z के। अगर मान लो एटॉमिक नंबर फिक्स है, अगर एटम फिक्स है, जैसे हाइड्रोजन ही है तो उसका z तो फिक्स रहेगा ना। अरे कोई भी एटम अगर फिक्स है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, फिक्स। तो अगर z कांस्टेंट है तो r किसके प्रोपोर्शन आ जाएगा, n स्क्वायर के। और अगर n कांस्टेंट है तो r किसके प्रोपोर्शन आ जाएगा, 1 अपॉन z के, यानी z के क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल। अच्छा जी, अब अपन एक काम करते हैं, r प्रोपोर्शनल आता है 4 हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए z कितना हो जाएगा, 1। हाइड्रोजन एटम के लिए z तो हो जाएगा 1, तो r किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, n स्क्वायर के। तो r1 रेशो r2 रेशो r3 क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर रेशो 2 स्क्वायर रेशो 3 स्क्वायर। 1 स्क्वायर कितना होता है, 1, 2 स्क्वायर कितना होता है, 4 और 3 स्क्वायर कितना होता है, 9। तो ये r की फॉर वैल्यूज आई, तो आप ये नोट कर लें बेटा, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस करो नोट।
जल्दी से नोट करें भाई, इसमें क्या समझ रहे हैं? तो फर्स्ट वन क्या लिखा है एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ ये ग्राफ के, मतलब ये फिजिक्स में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते ग्राफ, पर थोड़ा बहुत अपने काम आएगा, इसलिए एक्स्ट्रा करके लिख लो आप इसे। भाई किस टॉपिक के अंडर में लिखोगे? तो ये स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, अब जैसे थर्ड पॉइंट है y प्रपोर्शनल x स्क्वायर, ठीक है, ये पैराबोला आएगा, ये ग्राफ आएगा पैराबोला, पैराबोला किस तरह का ग्राफ आएगा ये? मतलब x एक्सिस की तरफ चलेगा कि y एक्सिस की तरफ चलेगा? देखो ये ग्राफ कैसा बनेगा, यहां पर मान लो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। सुनना, अब इसमें x को आप भले ही प्लस रखो या x को माइनस रखो, y जो आएगा ना वो x के स्क्वायर से आएगा। अब प्लस x का स्क्वायर भी तो पॉजिटिव होगा और माइनस x का स्क्वायर भी क्या आएगा? पॉजिटिव, यानी y हमेशा प्लस आएगा। तो ये ग्राफ कहां चलेगा? ये ग्राफ चलेगा इस तरह से ऊपर की तरफ। x इसमें प्लस या माइनस हो सकता है, पर y हमेशा क्या आएगा? प्लस आएगा। नोट कर लो। और ऐसे ही दूसरा वाला भी बना सकते हैं आप। अगर ऐसी ही बात है तो फिर आप मुझे ये ग्राफ बना के बताओ, रेडियस वर्सेस एन स्क्वायर और रेडियस वर्सेस जेड, ये ग्राफ बना के बताओ। करो सुन, आपको पता होना चाहिए R बराबर 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम होता है। ये आपका होमवर्क है, ये आप ग्राफ बना लेंगे घर पे? अब आगे देखते हैं।
हो गया रेडियस वर्सेस एन स्क्वायर, रेडियस वर्सेस जेड। एक तो आएगा स्ट्रेट लाइन और एक आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नेक्स्ट लिखो कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। हाँ जी बेटा, ये जो पहला वाला ग्राफ था ना, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों आया? पहला वाला नहीं आएगा, पहला वाला तो स्ट्रेट लाइन आएगा। एग्जाम्पल में कौन से एग्जांपल में बेटा? जो भी आपने होमवर्क में दिया है ना, तो होमवर्क है ना बेटा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे वो। अब सुनो, यहां पर दो इक्वेशन थी। पहला के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर, दो इक्वेशन थी ना। ये तो कैसे आई थी? सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल को इक्वल करने से। और सेकंड एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। ये इक्वेशन बोहर के एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक भी है, क्योंकि वो समझा ही नहीं पाया कि आई कहां से, सीधा यूज कर लिया इसे। अब ये दो इक्वेशन, अब पहले मुझे r कैलकुलेट करना था तो मैंने v को एलिमिनेट किया। अब मुझे v कैलकुलेट करना है तो r को एलिमिनेट करूंगा। तो यहां से r की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा nh अपॉन 2 पाई mv। तो r की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा? k z e स्क्वायर, r की वैल्यू ये पुट करो nh अपॉन 2 पाई mv। क्लियर है? अरे आगे क्या समझ में? अब ये 2 पाई एम वी कहां चला जाएगा? ऊपर, ये ऊपर चला जाएगा। तो क्या बचेगा? के जेड ई स्क्वायर 2 पाई एम वी ऊपर चला गया, नीचे आ गया एन एच, और बराबर में क्या आ रहा है? एम वी स्क्वायर। एक एम से एम क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। एक वी से वी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा? इधर वी ही बचेगा, वही तो चाहिए आपको। तो यहां से वी कितना आ जाएगा? के जेड ई स्क्वायर 2 पाई अपॉन एन एच। के जेड ई स्क्वायर 2 पाई अपॉन एन एच। अगेन जेड को छोड़ दो और एन को छोड़ दो, जेड को छोड़ दो और एन को छोड़ दो, बाकी सारे तो कांस्टेंट है। बाकी सबकी तो वैल्यू कैलकुलेट कर ली अपन ने, तो बाकी सबकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 2.18 10 raised to power 6 जेड बाई एन, जेड बाई एन, ये इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल आ गया? जेड अपॉन एन की। अब अगर मान लो मैं जेड को कांस्टेंट बोल दूं तो वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो गया? 1 अपॉन एन की। जेड तो कांस्टेंट हो गया, हटाओ उसे, 1 अपॉन एन। तो v1 अपॉन v2, v1 रेशो v2 रेशो v3 कितना आ गया? 1 अपॉन 1 रेशो 1 अपॉन 2 रेशो 1 अपॉन 3। n की वैल्यू है ना, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। सॉल्व कर लोगे तो 6 एलसीएम आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व कैसे करोगे? 6 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 2। तो 6 रेशो 3 रेशो 2। अरे 1 कैसे बच रहा है? एलसीएम लेना नहीं आ रहा क्या इसको? मैं एलसीएम लेके दिखाता हूँ। ऐसे एलसीएम लेते हैं 6, फिर यहाँ 6 बचेगा, फिर 2 से 3 टाइम जाएगा, फिर यहाँ 3 से 2 टाइम जाएगा। ऐसे ही लेते ना एलसीएम। नोट कर लो बेटा। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी।
अब ये दो ग्राफ प्लॉट करने हैं आपको अगेन, ये आपका होमवर्क है। टू 2.18 10⁻⁶ Z/n। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अब बस पहले समझेंगे। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। यही होता है क्या टाइम? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब आप देखो टाइम पीरियड क्या होता है? एक सिंगल रोटेशन में जितना टाइम लगे उसे तो बोलते हैं टाइम पीरियड। अरे वो टाइम जिसके बाद में वेव खुद को रिपीट करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, तो उससे पहले पहले का टाइम। तो एक रोटेशन में जो टाइम है, तो एक रोटेशन में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा? सरकमफ्रेंस के बराबर 2πr। और वेलोसिटी कितनी है उसकी? v। तो आ जाएगा 2πr अपॉन v। अब मैंने r भी कैलकुलेट कर चुका हूं और v भी कैलकुलेट कर चुका हूं। तो 2π r की वैल्यू क्या है? 0.529 n² z एंगस्ट्रॉम। वेलोसिटी क्या है? 2.18 10⁻⁶ Z/n। अब आप देखो ये z अंदर का अंदर मल्टीप्लाई होता है और बाहर का बाहर मल्टीप्लाई होता है। तो सोल्व करना आता है ना आपको, a अपॉन b अपॉन c अपॉन d। ठीक है, तो ये n कहां चला जाएगा? ऊपर। तो क्या बन जाएगा? n²। z इंटू जेड क्या हो जाएगा? z²। तो बताओ टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा? n³ अपॉन z²। सही बात है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी ये सब मैं पढ़ा चुका हूं आपको, जब ईएम वेव पढ़ाई थी उससे पहले। ईएम वेव के टाइम ये सब पढ़ा चुका हूं, 1 अपॉन टाइम पीरियड। अच्छा, अगर टाइम पीरियड n³ अपॉन z² के प्रोपोर्शनल है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? उल्टा, z² अपॉन n³ के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। z² अपॉन n³। समझ आ गई बात आपको? तो फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। चलो अब ये दो क्वेश्चन, ये दोनों लिखो, फिर अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो लिखिए बेटा, एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड चलो बस इतना लिख लो। रेशियो, चलो पूरा लिख लो। रेशियो ऑफ टाइम पीरियड एंड वेलोसिटी। रेशियो ऑफ टाइम पीरियड एंड वेलोसिटी when electron rotates in second orbit of lithium plus 2 and third orbit of helium plus। लिखा क्वेश्चन आपने? चलो अब सामने ध्यान दो क्वेश्चन।
अपन ने क्या बोला, टाइम पीरियड जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर के। सही बात है। अच्छा जी, तो यहां से T1 अपॉन T2 क्या आ जाएगा? ये टाइम पीरियड n के तो प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या आ जाएगा n1 क्यूब अपॉन n2 क्यूब। लेकिन z के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो उधर क्या, उधर Z2 ऊपर आएगा। अरे अगर इधर T1 अपॉन T2 है तो उधर क्या आएगा, Z2 बाई Z1। तो Z2 अपॉन Z1, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। तो अब आप देखो, पहला 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 कौन है, लिथियम प्लस 2। तो लिथियम प्लस 2 का Z कितना होता है 3, और उसका ऑर्बिट कौन सा है, सेकंड। तो Z, अच्छा T1 अपॉन T2, N1 आ जाएगा सेकंड का क्यूब, और N2 कितना आ जाएगा, थर्ड का क्यूब। पहले Z2, तो बाद वाला Z कौन है, हीलियम। तो हीलियम यानी 2 का स्क्वायर, और Z1 पहले वाले का एटॉमिक नंबर कितना है 3, तो यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 2 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5। ये कितना होता है 32, ये कितना होता है 243। ये आ जाएगा टाइम का रेशो, टाइम पीरियड का। सेकंड अपने से क्या पूछा है, वेलोसिटी का रेशो। अच्छा, वेलोसिटी क्या होता है, 2.18 इंटू 10⁻⁶ Z बाई n। ये मैं पुट कर लेता हूं फर्स्ट वाले के केस में। फिर सेकंड 2.18 इंटू 10⁻⁶ Z बाई n, ये सेकंड वाले के केस में। और रेशो पूछा है तो डिवाइड तो करना है, इससे ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। Z1 पहले वाला एटम कौन है, लिथियम, उसका एटॉमिक नंबर कितना है 3, उसका ऑर्बिट है सेकंड। दूसरा अगला एटम कौन है, हीलियम प्लस, हीलियम का Z कितना होता है 2, और उसका ऑर्बिट कौन सा है, थर्ड। 3 कहां चला जाएगा, ऊपर, तो क्या आ जाएगा 9/4। आया समझ में आपके, नोट कर लो बेटा। सेम टाइप का क्वेश्चन अगला आप घर से करके लाएंगे। इसमें रेडियस का रेशियो पूछा है, तो वो रेडियस का फॉर्मूला लिखोगे 2 बार और डिवाइड कर लोगे। कर ले नोट।
आपको समझ आ रहा है बेटा कुछ? थोड़ा बहुत आ रहा होगा समझ में। आप जब मॉड्यूल सोल्व करोगे तो आपको पता लगेगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन बोहर के एटॉमिक मॉडल से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो। तो ये वाला क्वेश्चन आप घर से सोल्व करके लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द रेडियस ऑफ टू बोहर ऑर्बिट in hydrogen atom is 9:4, then the orbit will be, तो ऑर्बिट कौन सा हो सकता है? हाँ भाई राय ना, रेडियस का फॉर्मूला बोलो बेटा। एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन। अब बिना देखे बोलो। 0.5 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम है ना बेटा, एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। तो सुनो, सामने ध्यान देना, अपने पास रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। अब हाइड्रोजन एटम के लिए जेड कितना होता है? 1 फॉर हाइड्रोजन एटम जेड इक्वल टू 1। तो रेडियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा? एन स्क्वायर के। 0.529 कांस्टेंट, एंगस्ट्रॉम कांस्टेंट 10⁻⁻10 होता है और जेड कांस्टेंट, तो आर इसके प्रोपोर्शनल आ गया। अब इसने क्या बोला, रेडियस का रेशो जो है वो 9:4 है। अरे रेडियस का रेशो कितना दिया है? 9:4। इसका मतलब R1 अपॉन R2 ये क्या आ जाएगा? N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। सही बात है। अब R1 अपॉन R2 कितना दे दिया? 9/4। यह आ जाएगा N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर। अरे कर सकते हैं क्या? इसका स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर, स्क्वायर इधर आ जाएगा। तो N1 अपॉन N2 ये कितना आ जाएगा बता सकते हो मुझे? 3/2 आ जाएगा। यानी ये ऑर्बिट का रेशो आ रहा है 3/2, ऑर्बिट का रेशो। अब आपको याद है K L M N O P, यहां N की वैल्यू 1 2 3 4 5 6। अब आप देखो, सुनो, यहां इन दोनों का रेशो लो, 3:2 आना चाहिए। तो L एंड N, L की वैल्यू, L के लिए N कितना होता है? 2, और M के लिए कितना होता है? 3। तो L और M का रेशो तो 2:3 आएगा। आपको 2:3 चाहिए कि 3:2 चाहिए? नहीं, तो नहीं आएगा, गलत है। तो सेकंड, P एंड N, P के लिए N कितना होता है? 6, N के लिए ये कितना होता है? 4। क्या ये 3:2 आएगा क्या? अच्छा, M के लिए कितना होता है? N की वैल्यू 3,
एल के लिए कितना होता है 2, क्या ये भी 3:2 आएगा क्या? इसका मतलब ये भी सही है और ये भी सही है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 4th। नोट कर ले बेटा। P/n 6/4 आएगा 3/2 और M/L ये भी 3/2 आएगा। सिंपल क्वेश्चन था, रेडियस के रेशियो से ऑर्बिट का रेशियो आ गया। अगर ये नोट हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें, और वो आप ही को करना है अभी, अभी के अभी। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताएं कि करेंगे कैसे। आपको किस ऑर्बिट की रेडियस बतानी है? किस ऑर्बिट की वेलोसिटी बतानी है? क्या फर्स्ट? क्वेश्चन तो पढ़ो बेटा। किसी ऑर्बिट की रेडियस इतनी है, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बताओ। तो कौन सा ऑर्बिट है वो? अरे भाई, सबसे पहले रेडियस का फॉर्मूला लिखो, वहां से ऑर्बिट फाइंड आउट करो और उस ऑर्बिट पर वेलोसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करो। फर्स्ट ऑर्बिट दे रखा है क्या इसमें? एच का ऑर्बिट फर्स्ट होता है। अरे गजब लोगो, एच का एटॉमिक नंबर 1 होता है। एटॉमिक नंबर, ऑर्बिट थोड़ी 1 होता है। अरे ऑर्बिट तो, इलेक्ट्रॉन तो कोई से भी ऑर्बिट में हो सकता है ना बेटा। तो सामने देखो आप, सामने सामने ध्यान दो। रेडियस होता है 0.529 n² एंगस्ट्रॉम। सोल्व नहीं करना, सामने ध्यान देना है। रेडियस मुझे गिवन है 0.85 नैनोमीटर। गिवन है क्या? 0.529 n², हाइड्रोजन के लिए Z1 होता है एंगस्ट्रॉम। 0.85 नैनो को लिखा 10⁻⁹। 0.529 को 0.53 लिख सकते हैं। अगर बाद वाली वैल्यू, डेसिमल के बाद लास्ट वाली वैल्यू 5 से बड़ी हो तो पहले वाली वैल्यू 1 से बढ़ जाती है। नहीं समझे ना मेरी बात आप? ये डेसिमल है, डेसिमल की लास्ट वैल्यू है, लास्ट वैल्यू 5 से बड़ी है तो पहले वाली वैल्यू 1 से बढ़ जाती है। 0.53 n², और एंगस्ट्रॉन का मतलब 10⁻⁻10। ये कटेगा, कितना आएगा? 10⁻⁻1। ठीक है, दो बिंदी से दो बिंदी कट जाएगी। तो आप इसे सॉल्व करोगे, खुद से सॉल्व करना। n² आएगा 16, तो n कितना आएगा? 4। अब आप लोग जब इसे कैलकुलेट करोगे ना,
तो आपको पता होना चाहिए कि एन स्क्वायर के बगल में कोई ऐसी वैल्यू आएगी जिसका स्क्वायर रूट आसानी से निकल सके, क्योंकि एन स्क्वायर क्या है? ऑर्बिट नंबर। ऑर्बिट नंबर तो इंटीजर होगा, तो बगल में क्या हो सकता है? या तो 1 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 9 हो सकता है, या 16 हो सकता है, या 25 हो सकता है, या 36 हो सकता है। ऐसी वैल्यू आएगी ना जिसका स्क्वायर रूट इजीली निकले। डेसिमल में थोड़ी पॉसिबल है। ऑर्बिट नंबर 1.1, क्या मजाक चल रहा है? ऐसा थोड़ी होता है। तो यहां अगर आपके 15 आ रहा हो, 17 आ रहा हो, तो मान लेना वो 16 ही है। और 24 आ रहा है तो आप 16 थोड़ी मानोगे, तो फिर 25 मानोगे। तो यहां से आ गया फोर्थ ऑर्बिट, हाइड्रोजन एटम। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला अप्लाई किया, जेड पता है, एन पता है, वैल्यू पुट करी, सॉल्व किया। नोट करो। रेडियस की हेल्प से ऑर्बिट नंबर निकाला और ऑर्बिट नंबर वेलोसिटी में पुट किया। समझ में आया क्या किया अपन ने? चलो ठीक है, नोट कर लो। हाँ जी, लिखा आपने? होमवर्क लिखो। एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 1 to 19। एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 1 to 19। एक्सरसाइज 2, 1 से लेके 19, 19। एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सामने लिखा ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप सोल्व करके लाना। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके लाना। आगे से मैं हमेशा क्लास के बाद में होमवर्क दूंगा, अगले दिन क्लास में डिस्कस करूंगा, फिर ही आगे अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सॉल्व करके ही लाना बेटा, और क्लास में डिसिप्लिन